बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सलीम साफ़ी साहब के साथ मरीम नवाज का इंटरव्यू सुना। मरीम नवाज साहबा का ये इंटरव्यू जो सलीम साफ़ी साहब ने किया, ये इमरान खान से शुरू हुआ, इमरान खान पे ख़त्म हुआ। इसके अलावा कोई बात इसमें नहीं थी। ना फॉरेन पॉलिसी की बात, ना मईशत के लिए कोई विजन, ना पाकिस्तानी कौम के मसाइल को हल करने की कोई बात। इमरान खान से ये इंटरव्यू शुरू हुआ, इमरान खान पे ख़त्म हुआ। ऐसा लगा कि इस कौम का सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। मरीम नवाज का सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। और हर मसला इमरान खान से शुरू के इमरान खान पे ख़त्म होता था। कुल ये इंटरव्यू था। इसमें कई बातें उन्होंने ऐसी की जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर मैं समझता हूँ कि उन्होंने कई जगह पे ग्रे एरियाज़ की तरफ इशारा किया या सवालिया निशान छोड़े। और कई ऐसी जगह पर उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ चार्जशीट लगा दी, या स्पेशली पार्टी नहीं, शहबाज शरीफ के खिलाफ चार्जशीट लगा दी और शहबाज शरीफ की नेग्लिजेंस की तरफ इशारा किया और लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि नेग्लिजेंस की है। तो ज़रा देख लेते हैं कि क्या-क्या 4-5 इम्पोर्टेंट चीज़ें, या इम्पोर्टेंट क्या बल्कि ऐसी बातें जो मैं समझता हूँ कि जिसके कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, और जो ऐसी बातें उन्होंने की हैं जो बड़े भोलपन से शायद कह दी। देखें, इस सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जनरल फैज़ की बाक़ियात अब भी हैं जो इमरान खान की सहूलतकारी कर रही हैं। जनरल फैज़ की बाक़ियात एस्टेब्लिशमेंट में अब भी हैं जो इमरान खान की सहूलतकारी अब भी कर रही हैं। इमरान खान लाडला बना हुआ है। ये बात बिल्कुल हक़ाइक़ के मुनाफ़ी है, इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट 4-6 लोगों पर मुश्तमिल होती है। एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? जिनके पास इख्तियार होता है, जो फ़ैसला लेते हैं, जो उस पर अमल दरामद करने की सलाहियत और ताकत रखते हैं। ज जो और वो कौन है? नंबर 1 वो चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ़ होते हैं, जिनके पास ताकत होती है, जिनका फ़ैसला चलता है। उसके बाद सीजीएस होते हैं, जो काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं या कंट्रोल करते हैं। सीजीएस, चीफ़ ऑफ़ जनरल स्टाफ़, उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी होती हैं बहुत सारी चीज़ें, उनका इख्तियार होता है। इसके अलावा डीजीआईएसआई होते हैं, और उनके अलावा डीजीसी होते हैं। ये 4 लोग मुझे समझ आते हैं, डीजीएमआई चलें आप कह लें, ये 4-5 लोग मुझे समझ आते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट होती है। और ये पाँचों 4-5 वो अफ़राद हैं जिनके साथ इमरान खान के जो ताल्लुकात हैं, वो सबको पता है कि अच्छे नहीं हैं, कशीदा हैं, बातचीत बंद है। और यही वो लोग हैं जिनसे इमरान खान मुसलसल मुतालबात करते चले आ रहे हैं, और मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं हुए। इनमें से चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ के साथ जो है वो अभी तक खुशगवार ताल्लुकात की इमरान खान के साथ कोई हमें इशारा नहीं मिला। डीजीआईएसआई ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, डीजीसी को इमरान खान मुख्तलिफ नामों से पुकारते रहे, और सीजीएस जो है वो अब लगाया गया है, नए सीजीएस लगाए गए हैं, ज़ाहिर है वो नए चीफ़ की मर्ज़ी से लगाए गए हैं, डीजीएमआई लगाए गए हैं। तो कौन ऐसी बाक़ियात हैं जो जनरल फैज़ की हैं और सपोर्ट कर रही हैं? ये वही लोग हैं जो जनरल फैज़ के होते हुए इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो जनरल फैज़ के बाद कैसे सपोर्ट करेंगे? अच्छा, अगर जनरल फैज़ की कोई बाक़ियात हैं भी जो इमरान खान से हमदर्दी रखते हैं, तो उनके पास वो पावर्स ही नहीं है, वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज़ ही नहीं कर सकते, तो वो इमरान खान को कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? चलिए, मान भी लिया कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसे इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं और इलेक्शन हो नहीं पा रहे? तो ये बिल्कुल एक हवाई बात है जो मरीम नवाज़ कर रही हैं कि जनरल फैज़ की बाक़ियात इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। इमरान खान को अभी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये तो एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। ये बात चूँकि बार-बार मरीम नवाज़ कह रही हैं या उनके करीबी लोग कह रहे हैं, तो ये बात फैक्ट पर होनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए कि इसका जो तज्ज़िया है या जो एनालिसिस आप करेंगे, कुछ इस अंदाज़ में करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट किन लोगों पर मुश्तमिल होती है, और अगर उससे नीचे कोई लोग जो हैं वो जनरल फैज़ से हमदर्दी रखने वाले भी हैं, तो वो सिर्फ़ ख़्वाहिश दिल में रख सकते हैं, मदद कोई नहीं कर सकते। एक बात तो ये। दूसरा, उन्होंने शिकवा किया कि नवाज़ शरीफ आज भी वतन वापस नहीं आ सकते, आज भी उनके केसेस ख़त्म नहीं हुए, ऐसे ही उन्होंने कहा। मतलब ये है कि न अब तो हमारी हुकूमत है, हम नवाज़ शरीफ नहीं आ सकते, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, हमें लेकर आई है, नवाज़ शरीफ नहीं आ सकते। तो ये कैसी बात है? यानी वो शिकवा कर रही हैं, पैगाम पहुँचा रही हैं कि अब नवाज़ शरीफ अगर वापस नहीं आएँगे तो क्या होगा? तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उनका वापस ना आना, उनके केसेस जो है वो ज़ाहिर है अदलिया में, अदालतों में चल रहे हैं। तो अगरचे अदालतों में सलमान शहबाज को वहाँ बैठ के राहदारी मिल जाती है, इसहाक डार को वहाँ बैठकर हिफाज़ती ज़मानत मिल जाती है। तो अगर इन सबको वहाँ पर बैठ के हिफाज़ती ज़मानत मिल जाती है, तो नवाज़ शरीफ साहब को क्यों नहीं मिल रही है? मरीम साहबा ने शिकवा किया, तो इस पर मैं समझता हूँ कि गौर करना चाहिए जिन लोगों को वो मुखातिब कर रही हैं। उस पर मरीम नवाज़ की इस फ़रमाइश पे हमदर्दाना गौर करना चाहिए। अच्छा, फिर उन्होंने यास्मीन राशिद के हवाले से कहा कि यास्मीन राशिद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे हैं। ये एक तो पहली बात ये है कि यास्मीन राशिद ने नहीं कहा था, ये गुलाम महमूद डोगर ने मुबैना तौर पर कहा था उस ऑडियो में, अगर वो ऑडियो सच सही है तो।
कि हमारे बंदे बैठे हैं। अच्छा, फैसला हो जाने के बाद की ये ऑडियो है, जिसमें सिर्फ ऑर्डर निकालना है। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो स्टाफ है उसमें हमारे लोग हैं, अगर वो ऑर्डर निकलेगा तो हमें इत्तला मिल जाएगी कि ऑर्डर निकल गया है। और यास्मीन राशिद की और गुलाम महमूद डोगर की पूरी ऑडियो में मुझे कोई काबिल एतराज़ चीज़ नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि एक वर्किंग रिलेशनशिप हो सकता है यास्मीन राशिद का उनके साथ, हेलो हाय उन्होंने की है। और ज़ाहिर है वो एक ताल्लुक जो है वो इस बुनियाद पे भी है कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वज़ीराबाद हमले वाली, उस के मामलात को देख रही हैं, पार्टी की तरफ से ज़िम्मेदारी है उन पर। और दूसरे गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं वो जेआईटी का हिस्सा हैं। तो इस तरह से अगर उनका एक वर्किंग रिलेशनशिप है और वो पूछ रही हैं, हाँ जी आ गए हैं, आपको ऑर्डर हो गए हैं, और एक कर्टेसी कॉल उन्होंने की है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो कॉल रिकॉर्ड कौन कर रहा है, इम्पॉर्टेंट बात ये है। तो ये इसका भी जवाब अभी मरीम साहबा ने दिया है, उनसे पूछा जब सलीम साफ़ी साहब ने, तो उसका जवाब उन्होंने दिया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक तो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया। यास्मीन राशिद ने नहीं कहा था हमारे बंदे बैठे हैं, गुलाम महमूद डोगर साहब ने कहा था। और बंदे बैठना जो है वो अगर जजेस के मुतालिक बात होती तो इम्पोर्टेंट होता। अगर लोअर स्टाफ में अगर कोई बंदा है और दफ्तर के अंदर काम करने वालों में बंदा कोई बैठे हुए हैं जो जिनके साथ कोई ताल्लुक है, और जब वो ऑर्डर निकालेंगे तो बता देंगे कि जो ऑर्डर आपका निकल गया है, तो ये तो एक बड़ी रूटीन की बात है। इसमें कौन-सी हैरानकुन बात है जब राना सनाउल्लाह साहब बरमला कहते हैं कि जी हम रोज़ झूठे पर्चे कराते थे, तो वहाँ पर अपने बंदे नहीं बैठे हुए थे। तो ये बड़ी हैरानकुन सी चीज़ है जो उन्होंने की है। अच्छा, फिर वो कहती हैं कि उनसे पूछा गया कि आप लोग ऑडियोज़ रिकॉर्ड क्यों करते हैं? सलीम साफ़ी ने पूछा कि आप लोग क्यों ऑडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मरीम नवाज़ ने बहुत सादगी के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता कौन, मैं तो नहीं करती। मैंने तो अभी ही सुनी है ये रास्ते में आते हुए। यानी मुझे तो इस बारे में कोई पता नहीं किसने रिकॉर्ड की है, मैंने तो अभी सुनी है। अच्छा, ये बहुत ही ओवर सिम्प्लिफिकेशन है और ये सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। हालाँकि वो एक ज़माने में कहा करती थी मेरे पास ऑडियोज़ हैं, मेरे पास वीडियोज़ हैं सबकी, मैं लाऊँगी मंज़र-ए-आम पे। तो इस सवाल का सब बुनियादी तौर पे सवाल ये था कि आप लोग ये क्यों ऑडियोज़ रिकॉर्ड करके और ऑडियोज़ की सियासत करते हैं और क्यों ये कहते हैं कि जी मेरे पास ऑडियोज़ हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता, मैंने तो अभी सुनी है, किसने की है मुझे नहीं पता। तो हुकूमत अपनी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसने रिकॉर्ड की हैं। तो ये बहुत ही सादगी के साथ मरीम नवाज़ ने जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में बरमला कहा कि इमरान खान को लाने में जनरल बाजवा और फैज़ हमीद जिम्मेदार हैं। तो अगर उन्होंने बरमला कहा खड़े होके जलसे में, तो फिर एक्सटेंशन क्यों दी? और एक्सटेंशन के बारे में भी उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी मेरा तो आज तक कोई मौक़िफ़ है। यानी कतरा दिया उन्होंने इस सवाल को कि भाई क्यों एक्सटेंशन थी जनरल बाजवा को, और जब जनरल बाजवा आपको लेकर आए हुकूमत में, तो फिर आपने उनकी बात क्यों मानी? तो ये कुछ सवाल है जो जिनका जवाब वो नहीं देना चाहती, लेकिन उन्होंने जो है वो इससे भी पहलूतही की। फिर उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत को 28 नवंबर के बाद से गिना जाए, 2 महीने में 4 साल का गंद साफ नहीं हो सकता। यानी वो कहती हैं कि 28 नवंबर से पहले तो जनरल बाजवा इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे थे। सुभान अल्लाह! सब दुनिया पूरी जानती है कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने में जनरल बाजवा का क्या किरदार था और कैसे उन्होंने उनको उनकी चलती हुकूमत को ख़त्म किया। और वो कहती हैं कि जी वो तो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। यानी हमारी हुकूमत तो यानी जनरल बाजवा के होते हुए फैसले वो नहीं कौन मईशत के फैसले कौन कर रहा था? मिफ्ता साहब नहीं कर रहे थे? इसहाक डार साहब आए थे तो वो नहीं कर रहे थे? क्या जो पूरी आपने काबीना बनाई थी परफ़ॉर्म करने के लिए, वो काबीना आपकी नहीं थी? क्या रेलवेज़ और प्लानिंग और बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो आप जनरल बाजवा के अंडर थीं जो कि काम नहीं कर रही थीं? तो ये बड़ी मुज़हिका ऐसी बात है, जो मरीम नवाज़ साहिबा ने की है कि ये जो हमारी हुकूमत है उसको 28 नवंबर के बाद से गिना जाए। मतलब ये एक ऐसी इलॉजिकल सी बात है और ना ये अवाम के ऊपर असरअंदाज़ हो सकती है, ना उनके दिमागों पर। बहरहाल बात कह दी गई। फिर सलीम साफ़ी साहब ने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि दोस्त मुल्क के बारे में जो इमरान खान की बकवास है उसकी खबरें मैं दे चुका हूँ। तो बहरहाल सलीम साफ़ी साहब बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कोई मुतबादल लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता था, बस ये मैं एक छोटी-सी ऑब्ज़र्वेशन देना चाहता था। फिर उन्होंने कहा कि इसहाक डार के बारे में बात हुई, तो इसहाक डार साहब को फिर भी रात मरियम ने डिफेंड किया और उन्होंने कहा कि वो इसहाक डार कीमतें बढ़ाना नहीं चाहते थे और ये तो उनकी शाबाश बनती है कि उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने में आईएमएफ को नो कहा।
तो ये तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और भाई नहीं बढ़ाना चाहते थे, और अगर उन्होंने नो कहा तो अब क्यों बढ़ाई है? और अगर बढ़ाना नागुज़ीर थी तो पहले उनके दिमाग में नहीं आई कि ये नागुज़ीर है, ये ज़रूरी है, और उस वक़्त बढ़ानी चाहिए थी। और आईएमएफ की शराइत मानना लाज़मी है, ये उनको नहीं पता था। मतलब ज़माना गुज़र गया, ज़िंदगी उनकी पूरी बीत गई आईएमएफ को डील करते हुए, तो उनको पता नहीं है कि आईएमएफ की कंडीशंस का क्या मतलब है। उस वक़्त वो क्यों कह रहे थे कि जी मैं मिन्नतें नहीं करूँगा, फिर क्यों की बाद में मिन्नतें? कि मैं उनके पाँव नहीं पकड़ूँगा, फिर क्यों पकड़े पाँव? मेरे पास और रास्ते हैं, तो फिर और रास्ते पर क्यों नहीं गए? तो ये बजाए इसके कि ये सारा हिसाब-किताब जो है वो इसहाक डार से किया जाता, कहा गया मरियम साहिबा की तरफ से कि ये तो उनकी तो शाबाश बनती है कि उन्होंने जो है वो इतना ज़बरदस्त काम किया कि वो कीमतें बढ़ाना नहीं चाहते थे और आईएमएफ को नो कहना चाहते थे। तो भाई, तो फिर विज़न किधर था? पॉलिसी कहाँ थी उनके पास जब वो आए थे? वो क्यों नहीं कर सके? वो क्या लेकर आए थे? तो ये बस एक अजीब-सी बात इसहाक डार साहब को डिफेंड करने के हवाले से उन्होंने की है। अच्छा, वो जो बात मैंने शुरू में की थी कि जी उन्होंने अपनी पार्टी पर या अपने पार्टी प्रेज़िडेंट पे जो है वो एक चार्जशीट लगा दी। उन्होंने कहा कि सवाल हुआ कि नून लीग जो है वो तो पंजाब की पार्टी बन के रह गई है, सिर्फ़ पंजाब की पार्टी है। तो उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है। मरीम साहबा ने कहा कि हाँ, ये बात दुरुस्त है। मैं सलीम साफ़ी साहब ने पूछा था कि सिंध पीपल्स पार्टी को दे दिया, केपी में मौलाना है, बाकी जमातें हैं, एनपी है, और बलूचिस्तान आप पार्टी के हवाले कर दिया। आप तो पूरे बलूचिस्तान में भी, अब पूरे पंजाब में भी नहीं रहे, वहाँ पे भी पीटीआई काफ़ी हद तक है। तो उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। बहुत पिछले कुछ सालों में बहुत नेग्लिजेंस हुई है। पार्टी के हवाले से बहुत नेग्लिजेंस हुई है। किसकी तरफ से हुई है? ज़ाहिर है जो सदर थे या सीनियर नायब सदर थे। सदर ने देखनी होती है, जो चीफ ऑर्गेनाइज़र होते हैं पार्टी के, और वो कौन थे? वो शहबाज शरीफ साहब थे नवाज़ शरीफ के जाने के बाद पिछले 4-5 साल में। तो वो कहती हैं कि जी बड़ी नेग्लिजेंस हुई है, पार्टी का बिल्कुल ख़याल नहीं रखा गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, इनाम नहीं दिया शहबाज शरीफ का, लेकिन ज़ाहिर है इशारा उन्हीं की तरफ था। और सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट जो थे वो शायद फरहान अब्बासी थे। तो वो कहती हैं कि जी अब मैं आ गई हूँ, अब सारे मामला जो हैं वो ठीक हो जाएँगे। अब ये जो मसला है वो हल हो जाएगा। और अब वो ये समझती हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहेगा। तो ये एक चार्जशीट उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर लगाई है। आखिर में जो है वो 1-2 चीज़ें बस मैं और डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिली होती तो मुल्क तुर्की के साथ खड़ा होता, जैसे सपोर्ट इमरान खान को मिली है। तो नवाज़ शरीफ साहब वर्किंग रिलेशनशिप कभी भी कायम नहीं कर सके। पहली मर्तबा वो फ़ौज ही की सपोर्ट से आए थे, लाने वाली ही फ़ौज थी। जनरल हमीद गुल प्रोजेक्ट था जो नवाज़ शरीफ को लाया था, और नवाज़ शरीफ उनके साथ निभा नहीं कर सके, और पूरा सपोर्ट मिली थी जनरल असलम बेग की और बाकी लोगों की पूरी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, और वो नहीं चल सके थे। बाद में उन्होंने खुद फ़ौज यानी आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को लगाया था, और बाद में कहने लगे कि मेरिट से हट के लगा दिया है। जनरल अली कुली खान को लगाना चाहिए था, तो खुद आर्मी चीफ लगाया था अपनी मर्जी का, और फिर कहते हैं कि सपोर्ट नहीं मिली। तो नवाज शरीफ तो अपना कभी वर्किंग रिलेशनशिप बना नहीं सके फौज के साथ, तो ये सपोर्ट ना मिलने वाली बात जो है, ये नवाज शरीफ की अपनी कमजोरी है, क्योंकि वो खुद आर्मी चीफ लगाते हैं और खुद उनके साथ बिगाड़ लेते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है, सबसे पहला जो सवाल था कि सवाल ये नहीं है कि नवाज शरीफ बाहर चले गए, सवाल ये है कि उनको मुल्क से जाना क्यों पड़ा। और भाई जो लीडर्स होते हैं ना, वो कोई भी हालात हों वो फिर रहते हैं मुल्क में, वो फिर भाग के नहीं जाते, वो डील नहीं करते। वो 7 साल के डील पे साइन करके मुल्क से नहीं चले जाते। वो फिर वो खड़े होते हैं। नवाज़ शरीफ साहब का वज़न इतना है कि वो अगर रहते यहाँ पर पाकिस्तान में, तो उनको 4 साल जेल में नहीं रखा जा सकता था। 2 महीने 4 महीने बाद उनको छोड़ना पड़ता, उनको निकालना पड़ता जेल से, और फिर वो यहाँ रहते। यहाँ रहते तो पार्टी की ये हालत ना होती जो आज है। तो ये जो दलील है कि उनको मुल्क से जाना पड़ा, ये कोई ऐसा मसला नहीं था, 1 आध महीने की जेल काट लेते और फिर वो यहाँ पर रहते मौजूद। और जब वो यहाँ रहते तो ज़ाहिर है अपोज़िशन पार्टीज़ के ऊपर या तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर उनका एक दबाव, एक भार मौजूद होता। तो पार्टी को तो खुद तबाह किया है मुस्लिम लीग नून ने। बहरहाल ये कुछ इंटरव्यू का पहला हिस्सा था सलीम साफ़ी साहब के, लेकिन जावेद चौधरी साहब का जो पार्ट 2 है वो आज तक नहीं आया। वो उन्होंने एक पार्ट 2 लिखना था कॉलम का, जिसमें उन्होंने वज़ाहतें करनी थी, पता नहीं वो कब आएगा। इंतज़ार है बहरहाल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।